नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। आज ये कारवां एक लंबा सफर तय कर करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय कर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी पहुंचा है। मैनपुरी वो सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बना हुआ है। ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। 1996 के बाद से समाजवादी पार्टी कभी इस सीट पर नहीं हारी है। मुलायम सिंह यादव या फिर उनके परिवार के सदस्य ही इस सीट से जीतते रहे हैं। साल 2022 में मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव और मौजूदा समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी इस सीट से जीती थी और एक बार फिर डिंपल यादव इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बीजेपी हमेशा से ही इस सीट पर सेंध लगाने की कोशिश करती रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही लगता है। बीजेपी ने डिंपल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह ठाकुर जो मौजूदा राज्य सरकार में मंत्री हैं उनके खिलाफ यहां मैदान में उतारा है। तो वाकई उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये सीट और ये लोकसभा क्षेत्र दिलचस्प होने वाला है। तो इस पर भी यहाँ के स्थानीय नेता से विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि ये क्षेत्र ब्रज भूमि में आता है तो यहाँ के लोक कला और साहित्य पर भी चर्चा होगी। उसका क्या रंग है इस पर भी बातचीत करेंगे। जुड़ेंगे यहाँ के स्थानीय कवि, शायर और कलाकार। लेकिन बात जब हमने शुरू की है यहाँ की राजनीति की तो शुरुआत उसी से ही करते हैं। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला महासचिव हरपाल सिंह यादव को, बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता को, गुलशन देव शाह के प्रत्याशी हैं बीएसपी के, और साथ ही अर्चना भदौरिया जो सचिव हैं कांग्रेस में। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैनपुरी की सीट एक रोचक मुकाबला और एक दिलचस्प समीकरण को प्रस्तुत करती है। इसलिए जरूरी है कि शुरुआत यहां पर राजनीति की चर्चा से ही हो। तो समाजवादी पार्टी के हरपाल सिंह यादव, बीजेपी के आलोक गुप्ता और कांग्रेस की अर्चना राठौर इस वक्त हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तो साथ साथ हैं। तो हरपाल जी आपसे ही सवाल, डिंपल यादव मैदान में हैं। 2022 में उन्होंने चुनाव जीता यहाँ से। 2022 से 2024 में बहुत कुछ बदला है देश की राजनीति में भी। मुकाबला ज़्यादा चुनौती भरा होगा? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। जहाँ तक ये मैनपुरी संसदीय क्षेत्र का सवाल है, ये समाजवादियों का गढ़ है। दूसरा, यहाँ जब हमारी सरकार रही है 2-3 बार मौका मिला है। मैं समझता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में ही जो विकास के कार्य की तत्कालीन माननीय नेताजी ने, अखिलेश जी ने किए हैं, उससे कहीं ज़्यादा इंफ्रा के क्षेत्र में, एजुकेशन के, हेल्थ के, पूरा इंफ्रा सारा कारा समाजवादी पार्टी रखा है। हम बड़ी मजबूती से खड़े हुए हैं। चाहे कोई हमारे खिलाफ लड़ सकता है, हम अच्छी जीत करके लेकर। तो गढ़ आपका है, आपका ही रहेगा। चलिए, आप ये कह रहे हैं, लेकिन आलोक जी एक तरफ कांग्रेस और एक तरफ समाजवादी पार्टी, बीच में आप बैठ गए हैं। लेकिन क्या मुकाबला ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला? आपके तो प्रत्याशी की घोषणा भी हो गई है, जयवीर सिंह जी को आप लोग उतार रहे हैं। तो कितनी बड़ी चुनौती वो देंगे डिंपल यादव को यहाँ से? चुनौती नहीं, क्लीन स्वीप करेंगे। इस बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, संकल्प किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर हम जीतेंगे और उन्हीं में मैनपुरी भी है। जी अर्चना जी, इस सीट पर कांग्रेस को ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी है। समाजवादी पार्टी के ऊपर आप लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया। नहीं, मेहनत तो दोनों ही करेंगे। समाजवादी और कांग्रेस जब दोनों मिलकर के मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं दिखाई नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। सपना देखना ठीक है लेकिन सपने सब साकार हो जाएं ये मुमकिन नहीं है। हरपाल जी, मुद्दों की बात करें, जब हम यहाँ पहुँचे आज सुबह
जी। तो यहाँ की जो आम जनता है जो वहाँ मेले में पहुंच रही थी शीतला माता मंदिर के सामने, वहाँ पे हमने कुछ बातचीत की तो कुछ लोग परेशान भी दिखे रोजगार को लेकर, जी। विकास को लेकर। तो जब 1996 से जी। ये आपका गढ़ रहा है, आपके जी। सांसद लगातार पहुंचते रहे हैं जी। और एक तरह से ये सेंटर रहा है, पावर सेंटर रहा है यूपी की राजनीति का, तो यहाँ विकास क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्यों आम जनता रोजगार विकास की बात कर रही है? हम यहाँ जब जब रहे हैं बहुत कम समय मिला। आपको पता है कि सेकुलर और नॉन सेकुलर पावर यहाँ हमेशा लड़ाई हो रही है। जब से हमारे नेता 1989 से पहला कदम जब राजनीति में उनका मुख्यमंत्री के रूप में हुआ, सिंस दैट डेट आज तक भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्ट के सहारे हमसे लड़ती चली आ रही है। हमारी सरकारों को 2 बार तो बहुत कम समय मिला, एक बार फुल टाइम मिला जो 12 से लेकर 17 तक। ये मैं मानता हूँ कि रोजगार स्थापन में केंद्र सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान होता, आपको पता है। और आज का जो दौर है, पूरा देश बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के संकट के दौर से गुजर रहा है। और जो गरीब की स्थिति इस देश में आज है, ऐसी पिछले 75 साल में कभी नहीं रही। गरीब के लिए महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है कि यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का नाप दे करके और बेरोजगार कर, और उनके खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, जो गरीबों की बात करता है, उसमें भी उन्होंने कुछ तो अमेंड कर दिया है। जी, जो मेरा सवाल है, ये आप राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन जो मैनपुरी के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय परेशानी है, उस पर क्या समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गौर किया कि ये आज भी इस तरह की शिकायत क्यों हो रही है आम जनता की? निश्चित रूप से किया है। टीचर की बहुत बड़ी भर्ती करी हमने जब जब हमारी सरकारें रही, और आपको पता है कि रिकॉर्ड बनाया पुलिस की भर्ती का, टीचर की भर्ती का, और जो C और D ग्रेड की भर्तियां हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, लेखपाल जैसे पदों को बहुत बड़ी तादाद में कहा गया है। बल्कि यहाँ तक एक बार बीजेपी के एक बड़े नेता ने इसी पुलिस लाइन के मैदान में ये कहा था कि यहाँ एक वर्ग के लड़के पुलिस में कितने भर्ती हो रहे हैं। तत्कालीन कप्तान ने उन नेताजी के सामने अपनी गाड़ी दौड़ाकर उन लड़कों की दौड़ कराई थी और ये डिक्लेयर किया था कि ये लड़के 100 नंबर ला रहे हैं। 10 लड़कों का जो चयन हुआ मैडम इस जिले की, और यही आंकड़ा पूरे उत्तर प्रदेश का रहा। चूंकि जो समय हमें मिला उसमें आप आंकड़ा उठा लीजिए, इनकी तो 10 और 7 2 सरकारें निकल गई। सरकारी तो भर्तियां बंद कर दी है ना, वो हमारी शिकायत नहीं है। हमने सांसद के रूप में और सरकार के रूप में निश्चित रूप से भर्तियां की हैं, बेरोजगारी भत्ता दिया है, विधवा पेंशन दी है, समाजवादी पेंशन योजना दी है। मैं आपको अभी गिनाऊं कम से कम 10 मिनट लग जाएगा, इतना सरकार ने, हमारी ने 12-17 वाली सरकार ने काम किए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरीबों के प्रति जितनी लिबरल हमारी सरकारें रही हैं, शायद ही कोई सरकार। तो आप कह रहे हैं कि काम हुआ है और लगातार काम हुआ है 96 के बाद, लेकिन आलोक जी, अब परेशानी क्या थी? क्या उम्मीदवार यहाँ पर नहीं मिल रहे थे डिम्पल यादव का मुकाबला करने के लिए? इतने लेट आप लोगों ने ऐलान किया है अपने प्रत्याशी का? देखिए, हमारे यहाँ ये सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड है, हमारे यहाँ प्रत्याशी का सर्वे करा करके और एक चयन प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए घोषणा होती है। हमेशा ही ऐसी होती रही है। मैं, चूंकि आपने अभी विषय रखा है, तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपने प्रारंभ में कहा कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। ये गढ़ नहीं है, ये समाजवादी पार्टी की यहाँ जबरदस्ती रही। 4 बार लोकसभा का चुनाव हम नज़दीक से पराजित हुए। एक बार 9000 वोटों से श्री रामलेश अग्नोत्री जी जीतते जीतते रह गए। एक बार श्री उपदेश सिंह चौहान लड़े, स्वयं नेताजी को पसीने छुटा दिए थे। 3 विधानसभाओं में हमने क्लीन स्वीप किया था और 2 विधानसभाओं में ये जीते। उसके बाद अशोक यादव जी लड़े, मात्र 13,000 वोटों से पराजित हुए। लोकतंत्र तो यही है ना, जो जीता वो सांसद। सुन मेरी बात सुन लीजिए आप। उसके बाद ये दर्शन सिंह यादव जी लड़े, 19,000 वोटों से हारे। लोकतंत्र यही है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन लोकतंत्र के इतिहास में अगर कहीं भी कोई कलंक लगा है तो ये मैनपुरी संसदीय क्षेत्र पर लगा है। पूरा चुनाव काउंटर माइंड अगर कहीं हुआ है स्वतंत्र भारत के इतिहास में, इस मैनपुरी संसदीय सीट पर हुआ है। इन्होंने कभी वोटों को डालने नहीं दिया, बूथ कैप्चरिंग के आधार पर ये चुनाव जीतते रहे और इसी आधार पर ये अपना गढ़ बताते रहे। जो हारता है वो ये आरोप लगाता है, जब आप जीतते हैं
आपके उम्मीदवार जीतते हैं तो विरोधी दल यही आरोप आप लोगों पर लगाते हैं। तो आरोप लगाना उधर- अलग बात है, पर लेकिन जो प्रमाण होते हैं वो अलग होते हैं। वो बहस एक अलग मुद्दा है। नहीं, चुनाव को काउंटर माइंड कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको तथ्यों को देखा, शिकायतों को समझा और देखा, उनका जांच दल आया और दल ने पाया कि पूरे संसदीय क्षेत्र में 95% बूथों पर इन्होंने कैप्चरिंग की, गुंडई की, जबरदस्ती की, किसी को वोट नहीं डालने दिया, तब दोबारा चुनाव हुआ। ये यहाँ का ये कोई ये प्रमाण इसमें कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं, ये सब सर्वविदित है। और इसी मैनपुरी की धरती पर ये बेरोजगारी की बात करते हैं, ये नौजवानों की बात करते हैं। इसी मैनपुरी की धरती पर जो भर्तियां हुई, पूरी की पूरी भर्ती की सूची सैफई से बन करके आती थी और उसी सूची को भर्ती में सम्मिलित किया जाता था। पूरी की पूरी हर भर्ती की, चाहे पुलिस की भर्ती रही हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती रही हो, चाहे अन्य भर्तियां, पीसीएस तक की भर्ती में पूरे प्रदेश में इन्होंने जो किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का ये गढ़ नहीं है और बीजेपी नतीजों में इसको दिखा के भी देगी, लेकिन आप जब जनता के बीच आपके जो प्रत्याशी हैं जिनका ऐलान अब हुआ है, जयवीर सिंह जी ठाकुर, वो अब जब जनता के बीच होंगे तो बीजेपी के क्या मुद्दे रहेंगे? क्या आप कहेंगे अपने वोटरों से यहाँ मैनपुरी में? बीजेपी के मुद्दे रहेंगे कि 2014 में जब इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने शपथ ली है, तब तो समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो एक नाम है श्री नरेंद्र मोदी। गरीब कल्याण के लिए अनेकों सैकड़ों 125 योजनाएं लॉन्च की हैं। उन योजनाओं के माध्यम से रोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का मौका दिया। हमारे तमाम माताओं और बहनों के लिए तमाम जितनी भी योजनाएं हैं उनको दिया। जो माताएं बहनें उपले और लकड़ी के सहारे जिनकी आंखें खराब होती थी, उज्ज्वला योजना ला करके पूरे देश की आज 12 करोड़ माताओं और बहनों को रसोई गैस के कनेक्शन देने का काम किया। तो ये हमारे आप कह रहे हैं कि ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी यहाँ मैनपुरी ये में मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दे हैं। अगर गिनाऊंगा तो समय बहुत लगेगा। हाँ। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे ये हैं, जब से ये चुनाव हुआ विधानसभा का, श्री जयवीर सिंह जी हमारे इस मैनपुरी से विधायक चुने गए और विधायक चुनने के बाद जब वो इस क्षेत्र में आए हैं तो मैं समझता हूँ विकास की गंगा अगर कहीं बही है तो इस मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में बही है। अर्चना जी बहुत देर से इंतजार करिए, आपको कुछ जवाब देना है इनको। बिल्कुल जवाब देना है। 2014 के बाद कितने लोगों को नौकरियां मिली ये खुद जानते हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ, गारंटी इतनी जरूर मिली, आटा महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, तेल के दाम महंगे हो गए, बस यही तो विकास हुआ। और बताओ और कौन सा विकास हो? दूसरा, 2014 से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार रही, सैनिक स्कूल आपको दिया, पॉलिटेक्निक आपको दिया, जो सड़कें दी, शहर सड़कों तो का जाल बिछा, तो सभी ये सब कुछ अच्छा जी, कांग्रेस ये की सरकार केंद्र में थी। चलिए, और ये तो समाजवादी पार्टी की आप सरकार लोगों के अर्चना प्रदेश जी में थी, तब ये काम हुआ। चलिए ये बेकार की अर्चना बात जी, करते ये हैं। वो दावे हैं जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन मैनपुरी की जनता के मन में क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैनपुरी की जनता ऑडियंस यहाँ मौजूद है। आप लोग ये टोपी पहन के बैठे हैं, अटेवा पेंशन बचाओ मंच मैनपुरी, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? ये क्या मंच है? मुद्दे यही है मैम कि जो पेंशन जो नेता मंत्री विधायक लेते हैं, तो हम लोग तो फिर भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, अध्यापक हैं, तो कम से कम उनका तो कुछ ध्यान रखना चाहिए ना। जो मंत्री हैं, विधायक हैं, क्या वो चाहते हैं कि जो पेंशन का मुद्दा है, पेंशन इन्होंने बंद की है, हम चाहते हैं उस पेंशन को बहाल किया जाए। पेंशन बहाल किया जाए, लेकिन क्या विकास मुद्दा है, क्या पढ़ाई, क्या उच्च शिक्षा मुद्दा है? जी, पहली बार देश में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिन्होंने कहा इन युवाओं को पहले बैंकों में अपने व्यापार के लिए जब लोन लेने जाना पड़ता था तो अपनी जमीनें देनी पड़ती थी, अपना सोना गिरवी रखना पड़ता, तब आपको रुपया मिलता था और आप रोजगार लगा सकते थे। मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने 35 करोड़ नौजवानों को मुद्रा योजना से लाभ दिया अपना व्यापार लगाने के लिए। वो अपना व्यापार भी चला रहे हैं और बेरोजगारों को रोजगार भी दे रहे हैं। आप यहाँ के वरिष्ठ नागरिक मैनपुरी के, आप किस चीज से परेशान हैं जो चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस पर ध्यान दे आपके उम्मीदवार आपके साथ? मैम, यहाँ पर जो हमारा सबसे बड़ा है कि इस
मैनपुरी की जमीन पर जब से भी अपनी सरकार समाजवादियों की आई थी, तब से मैनपुरी का विकास, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, और उसका उदाहरण ये है कि जो एम्बुलेंस गाड़ियां दी गई थी स्वास्थ्य के बारे में, जो स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, जो उस सरकार ने चलाए थे, आज इस सरकार ने वहां की गाड़ियों को जिंदा नहीं रख सकी। आज आप नंबर पर फोन मिलाएं, आपको एक एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। नंबर की गाड़ी को नाम बदल करके इन्होंने 112 करके आज वो सारी गाड़ियां कंडम पड़ी हैं। माननीय अखिलेश जी ने विदेश की नीति से उठाया था, ये 100 नंबर कौन लाया था? आज ये बीजेपी बताए कि इस संस्था को, इस स्कीम को लाने वाला देश का पहला कौन सा प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री था। चलिए, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, लेकिन आप लोग बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वो कोई किसी पार्टी का भी उम्मीदवार हो। एक आम महिला को यहाँ किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है मैनपुरी में? माननीय प्रधानमंत्री जी के राज में आजकल महिलाएं जितनी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, शायद सपा के राज में कभी सुरक्षित नहीं थी। किसी भी एक महिला को आप घर से निकलने में 10 कदम जाने में परेशानी होती थी। इन सभी सवालों का जवाब अब हम मंच पर मौजूद नेताओं से मांगेंगे। जो विकास के मुद्दे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, अब हम बड़ी तस्वीर की बात करते हैं। एक सेकंड मैम, मैं चूंकि बात क्षेत्रीय मुद्दों की हो रही है, तो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि लगभग 10 वर्ष से नगर पालिका इन्हीं के पास है, और ये जिस वार्ड में हम लोग बैठे हैं नगरिया में आता है, धारू और नगरिया के बीच का ये क्षेत्र जो भी है, वहाँ की जरा गलियां आप देख लीजिए, तो ये नगर पालिका का काम नहीं है क्या? कोई गली नहीं बनी, कोई किसी मतलब पानी या इस तरीके से नहीं हम लोग जा सकते हैं। तो भैया क्षेत्रीय मुद्दा ले लीजिए, कौन सा मुद्दा लेंगे? राष्ट्रीय मुद्दा ले लीजिए, चाहे क्षेत्रीय मुद्दा ले लीजिए, हर जगह फेल, हर जगह फेल। गारंटी केवल इतनी है कि गरीब को और गरीब बना देना, ये इनकी है गारंटी। चलिए, राष्ट्रीय मुद्दों का जिक्र आपने किया, तो बड़ी तस्वीर की बात करें जो देश की जनता को भी समझना है। इंडी अलायंस, आप दोनों साथ हैं उसमें, आप दोनों की पार्टियां, लेकिन यूपी में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, तभी अमेठी रायबरेली के बारे में फैसला नहीं आ पा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा नेतृत्व तो फैसला ले चुका है, क्योंकि ये अभी कहाँ चले गए, वायनाड से सीधे आ रहे हैं, आपको शायद मालूम नहीं है, वायनाड से सीधे यहीं आ रहे हैं अमेठी में, और ना अमेठी की सीट किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी। मैं ये आपको क्लियर बता दूं, राहुल गांधी जी अमेठी से लड़ेंगे और प्रियंका जी लड़ेंगी रायबरेली से। तो कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है, क्योंकि आप चुनौती हमारे लिए नहीं है, चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। हरपाल जी, कोई सपना आग नहीं होता, सभी तटों पर झाग नहीं होता, और दुनिया भर में धूल उड़ाने वालों हर दामन में दाग नहीं होता। कांग्रेस के ऊपर आप दाग नहीं लगा सकते हैं, दाग नहीं लगा सकते हैं। चलिए, मुकाबला आलोक जी मुकाबला ये कह रही हैं चुनौतीपूर्ण बीजेपी के लिए होने वाला है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ है। इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए आप तैयार हैं? इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस जो है क्लीन स्वीप करने जा रहा। 80 की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और चूंकि ये मातृ शक्ति से हैं, हम लोग जितना मातृ शक्ति का आदर करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में नारी शक्ति बंधन अधिनियम ला करके मातृ शक्ति का जो सम्मान देने का काम किया है, मैं समझता हूँ अविस्मरणीय है। हमारी मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का जो कानून लाने का काम किया है, ये मातृ शक्ति के लिए मैं समझता हूँ ये अविस्मरणीय है। इसलिए मैं ऐसे इनका बहुत आदर करता हूँ, और इनसे उम्मीद करता हूँ कि ये सकारात्मक और तथ्यों के आधार पर इस डिबेट में चर्चा करें, तो मैं समझता हूँ ठीक रहेगा। मैं तथ्यात्मक और सकारात्मक के ही आधार पर चर्चा कर रही हूँ। आप देखिए कि मैं ये नहीं कहती कि आप नारी का सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन अगर नारी का सम्मान करते होते तो हरियाणा की बेटियां
आंसुओं से ना रो रही होती है। देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवाल और हम इस वक्त मैनपुरी में मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हम यहाँ की राजनीति की, स्थानीय मुद्दों की, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों का कितना है इस इलाके में असर, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ मौजूद नेताओं के साथ, लेकिन उससे पहले हम एक युवा देश हैं। युवा वोटरों की अपनी एक अहमियत होती है। हमारे युवा मत अधिकार का महत्व समझते हैं। मेरे साथ एक ऐसा ही युवा छात्र है, वो कुछ ही महीनों में 18 साल का हो जाएगा और जल्द ही एक वोटर भी बनेगा और इस वक्त वो आप सभी से एक अपील करना चाहता है। तो मैं उस छात्र को यहाँ बुलाना चाहूंगी। करण, ऊपर आइए। आया त्योहार चुनाव का देखिए, लोकतंत्र की जमीन पर गुलजार देखिए। बड़े बुजुर्ग चल पड़े हैं मतदान केंद्र पर, युवाओं के जोश बेशुमार देखिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं करण यादव, मैनपुरी का युवा छात्र, मैनपुरी को प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी के बीच प्रतिष्ठित हूँ। आप सभी सम्मानजनों को नवरात्रि एवं ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम यहाँ के स्वतंत्र नागरिक हैं और ये हमारा स्वतंत्र एक देश है। हमें पूरा अधिकार है हमें अपने मतदान करने का। हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये अधिकार है मतदान करना। परंतु आप सभी जन लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है हमारी, परंतु हम में से सिर्फ अधिकांश आधे ही लोग मतदान करते हैं। आधे लोगों के द्वारा ही सरकार बनती है। ऐसा क्यों है? क्या आधे लोगों से चुनी गई सरकार पूरे देश का भला कर सकती है? बातें हम लोग बहुत करते हैं, हम लोग सरकार के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। सरकार की वजह से भुखमरी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, परंतु जब हमारे मतदान की बात आती है फिर हम लोग कहाँ चले जाते हैं? लोग सोचते हैं एक मतदान से होता ही क्या है। जिस प्रकार एक चिड़िया के लिए एक एक तिनका एक कीमती होता है इसके घोंसले को बनाने के लिए, जैसे प्रकार वो एक एक तिनका जोड़ती है घोंसले के निर्माण करने के लिए, वैसे एक एक मतदान से एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है, उससे देश की उन्नति और प्रगति होती है। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अपने बहुमूल्य वोट को मत गंवाओ। ऐसी हालत से आपका और आपके देश का उन्नति रुक सकती है। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। एक मिनट यहाँ रुकिए करण, आपने बहुत अच्छा एक संदेश दिया है और हमारा मकसद भी यही है इस कार्निवल के ज़रिए हम लोगों तक ये संदेश पहुँचाएं कि चुनाव वाले दिन, वोटिंग वाले दिन वो अपने घरों से निकलें, अपने पसंद के हिसाब से वोट करें और अपना उम्मीदवार लोकसभा तक पहुंचाएं। पर आपको क्यों ये ज़रूरी लगा कि आप ये लिखें और इस तरह का संदेश एक दें? हमें से इसलिए लगा है कि हमारी जो आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा हो गई है, परंतु हम में से सिर्फ अधिकांश ही लोग सरकार चुनने के लिए जाते हैं। 50% ही लोग जाते हैं वहाँ पे, बाकी लोग नहीं जाते हैं। कि आधी लोगों से चुनी गई सरकार पूरे देश का भला कर सकती है, उसे चलाने समर्थ है? नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। पूरे लोग जाएं, पूरे वोटिंग करें जाके, वो सरकार देश का और अच्छे से सोचेगी, बहुमूल्य वोटों से जीतेगी तो और अच्छे सोचेगी और प्रगति देश की होगी, लोग जागरूक होंगे, डेमोक्रेसी की लोकतंत्र मजबूत होगा। एक जी शुक्रिया, शुक्रिया बहुत करण इस अच्छे संदेश के लिए। और हमारा मकसद भी यही है कि मत अधिकार का इस्तेमाल हर कोई करे और अपने चुनी हुई सरकार से वो सब काम करवाए जो उसके लिए बड़े मुद्दे हैं। और हमारे साथ आर.एन. वर्मा जी हैं जो बीएसपी के जुड़ रहे हैं। ब्रेक से पहले आलोक जी आपके साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता थे, अब बीएसपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो पहला सवाल तो वर्मा जी आपसे ही, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है इस इलाके को, बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो इस गढ़ को छीन ले, ऐसे में बीएसपी की भूमिका इस समीकरण में कहाँ बैठती है? किसके चैलेंजर बन रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी के या बीजेपी के? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस देश का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ती आई है मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में, और इस बार भी बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और निर्णायक भूमिका में रहेगी। ऐसा नहीं है, हम 2009 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में। इस बार माननीय बहन जी ने डॉक्टर गुलशन देव शाक्य जी को प्रत्याशी यहाँ से बनाया है, युवा हैं वो, और बहुजन समाज पार्टी की तरफ पूरे
प्रदेश में एक माहौल बना है। बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार जो उत्तर प्रदेश में सरकार चला करके जनहितकारी कार्य किए हैं, उसके आधार पर जनता ने ये रुख किया है कि अब की बार बहन कुमारी मायावती जी को बहुत बड़े पैमाने पर जिता करके भेजने का काम जनता करेगी। और मैनपुरी में भी हम दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। और पर आपको नहीं लगता बीएसपी अगर किसी एक अलायंस के साथ जुड़ती तो ज्यादा फायदा होता, चाहे वो एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस? नहीं, ऐसा हमारे नेता का मानना है कि जब अलायंस किया है, बहुजन समाज पार्टी का लॉस हुआ है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने निर्णय लिया है, पार्टी के हित में लिया है, और बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है। ऐसा आगे आके परिणाम आएगा, वो चौंकाने वाला परिणाम होगा। आलोक जी, आपको क्या लगता है बीएसपी किसका खेल बिगाड़ने वाली है, बीजेपी का या समाजवादी का? बीएसपी पिछले 2019 के चुनाव में यहाँ पर पूरे बीएसपी का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, और उस गठबंधन के सामने भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता थे स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनके सामने लड़ी थी और बहुत मजबूती से लड़ी थी। लेकिन एक विधानसभा की बूथ कैप्चरिंग हम नहीं रोक पाए जसवंत नगर की, और उस कारण से हम बहुत कम मार्जिन से, जो लाखों से ये लोग करते थे, हम मात्र 90,000 वोटों से पीछे रहे थे। और तब बसपा और सपा मिल के लड़ी थी। अब ये अलग लड़ रहे हैं, तो मुझे हमारे लिए तो रास्ता साफ है, और इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ से खेल कर आएगा। जी, आप दोनों का शुक्रिया अदा करने से पहले आप दोनों से यही सवाल, जो बात यहाँ युवा करण कर रहे थे कि एक उदासीनता होती है वोटिंग को लेकर, मैनपुरी की जनता क्या निकलती है वोट करने के लिए? वर्मा जी। जी हाँ, बिल्कुल निकलती है। मैनपुरी की वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी रहती है, और मैनपुरी मैं समझता हूँ कि भारत में एक हॉट सीट है। यहाँ पर पूरे देश की नज़र रहती है। यहाँ से बड़ा बड़ा नेतृत्व निकल करके गया है, और यहाँ के लोग हैं बहुत जुझारू, जागरूक हैं, काफ़ी जागरूक मतदाता हैं। सभी लोग निकल करके लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना मतदान करते हैं। मैक्सिमम तादाद में वोट लोग डालते हैं। तो घरों से निकलते हैं मैनपुरी के लोग आलोक जी? बिल्कुल निकलते हैं, और हम लोग भी जन जागरण करते हैं। हम लोग भी अभियान चला करके घरों में जा करके लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपना मतदान जरूर करें, प्रेरित करते हैं कि हमारे पक्ष में करें, और जब लगता है कि कहीं, तो उनसे कहते हैं आप मत का प्रयोग जरूर करिए। हम लोग भी हमेशा प्रेरित करने का काम करते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार के नेतृत्व में हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जैसे इस बच्चे ने अपनी प्रस्तुति दी थी, ऐसे अनेकों कार्यक्रम करके लोगों में जन जागरण, बच्चों की एक मानव श्रृंखला बना करके मतदान का प्रयोग अवश्य करें, घर घर जाकर के नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से। तो हमारी सरकार भी जागरूक है कि हमारे देश का नागरिक, हमारे देश के युवा सब निकलें और अपने मत का प्रयोग करें, और अपनी एक लोकप्रिय सरकार को चुनने का मार्ग प्रशस्त करें। बिल्कुल, और यही लोकतंत्र का उत्सव है कि सब इस चुनावों से जुड़े। देश भर में इस वक्त चुनावों का त्योहार मनाया जा रहा है, और एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल का मकसद भी यही है कि हम आप तक देश के अलग अलग इलाकों में मनाए जा रहे इस त्योहार के रंग को पहुंचाएं। तो मैनपुरी में राजनीति की चर्चा हो चुकी है, ले रहे हैं हम। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल, और कवियों का, शायरों का अपना ही एक नजरिया होता है समाज के ताने बाने को समझने के लिए। इसलिए जरूरी है कि अगर चुनावी माहौल है, चुनावी त्योहार है, लोकतंत्र का पर्व है, तो हमारे कवि और शायर इसे किस तरह से देखते हैं। मैनपुरी के 3 कवि और शायर को मैं बुलाना चाहूंगी। कवि तारिश अग्निहोत्री, चंद्रमोहन शर्मा, ये भी कवि हैं, और शायर फरमान अली। आप तीनों मंच पर आएं और अपना नजरिया इस लोकतंत्र के पर्व पर रखें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस इलेक्शन कार्निवल से जुड़ने के लिए। हमारा मकसद ही यही है कि ना सिर्फ हम राजनीति की बात करें, समाज की बात करें, और इस त्योहार को आम जनता, आम लोग, आम वोटर कैसे देखता है उसको भी समझने की कोशिश करें। और आप तीनों से बेहतर कौन हो सकता है, आप लोगों का अपना नजरिया होगा। तारिश जी, ब्रेक से पहले आपने देखा कितना हल्ला मचा। राजनीति की जब बात होती है तो सब उत्तेजना, सब उत्तेजित हो जाते हैं। संयम बरतने में कार्यकर्ता हो या नेता हो,
वो संयम नहीं दिखा पाते। तो आपका नजरिया क्या है राजनीति को लेकर? राजनीति ने जब जब अपनी दिशाएं बदली, राजनीति जब जब लड़खड़ाई है, इस देश के साहित्य ने उसे हमेशा सहारा दिया है, उसे दिशा और दृष्टि दी है। एक छोटा सा संस्मरण, सर्वप्रथम महर्षि मयन ऋषि की इस तपोभूमि पर शीतला मैया के पावन धाम में महाराजा तेज सिंह की क्रांति धर्मा धरती पर एनडीटीवी के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप सबकी तालियां एक बार जोरदार बजनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, राजनीति की रपटीली राहें। राजनीति की राहें रपटीली होती हैं। लाल किले पर दिल्ली में एक बार एक कवि सम्मेलन हो रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, मंच पर चढ़ते हुए जा रहे थे और उनके पीछे देश के पहले राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी चल रहे थे। चलते चलते अचानक से नेहरू जी का एक कदम लड़खड़ाया और पीछे चलते रामधारी सिंह दिनकर जी ने उनको सहारा दिया। नेहरू जी मंच पर पहुंचे और हम सबको अपने हृदयों में उनके उस एक कथन को, जो मैं बोलने वाला हूं, उसको ऐसे सजा लेना चाहिए जैसे भागवत में किसी ने मोर का पंख रख दिया हो। पंडित नेहरू ने मंच पर जाकर सबसे पहले यही उद्धरण दिया, यही बात कही कि मैं विश्वास करता हूं कि इस देश की राजनीति जब जब लड़खड़ाएगी, कविता उसे ऐसे ही सहारा दे लेगी जैसे आज मैं लड़खड़ाया तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मुझे पकड़ा। ये राजनीति की रपटीली राहें हैं। इनके अपने 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 उद्देश्य, अपने अपने मंतव्य हैं, लेकिन कविता, साहित्य ये दल से ऊपर राष्ट्र की चिंता करता है, राष्ट्र के लिए जीवन जीता है। जी फरमान, आप खुद एक युवा शायर हैं और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्व से, इस कार्निवल से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो ही देश का भविष्य है। तो आपके नज़रिए में क्या है इलेक्शन कार्निवल और क्या है ये चुनावों का त्यौहार? जी, सबसे पहले मैं एनडीटीवी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो उन्होंने मुझे यहां बुलाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। मैं शायर हूं, मैं अपनी बात को 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं। जो महसूस कर रहा हूं आज के टाइम में, उसे ही आप सभी के सामने रख रहा हूं। अगर मेरी बात को आपका समर्थन मिलेगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि ना तो कोई फसाद ना दंगा दिखाई दे, ना तो कोई फसाद ना दंगा दिखाई दे, जमजम के साथ में सदा गंगा दिखाई दे। ना तो कोई फसाद ना दंगा दिखाई दे, जमजम के साथ में सदा गंगा दिखाई दे। सच पूछिए तो दिल की यही आरज़ू है बस, सच पूछिए तो दिल की यही आरज़ू है बस, हाथों में सबके सिर्फ तिरंगा दिखाई दे, हाथों में सबके सिर्फ तिरंगा दिखाई दे। और चुनाव का टाइम है। मैं मैनपुरी के मतदाताओं से 4 पंक्तियां पढ़कर एक अपील करना चाहता हूं कि ना कोट और ना कुर्ते कलफदार देखकर, ना कोट और ना कुर्ते कलफदार देखकर, अब ना किसी की कोठियां ना कार देखकर, ना कोट और ना कुर्ते कलफदार देखकर, अब ना किसी की कोठियां ना कार देखकर, चौखट पे खरीदार बहुत आएंगे मगर इस बार वोट देना है किरदार देखकर, इस बार वोट देना है किरदार देखकर। बहुत धन्यवाद। चंद्रमोहन जी, आपने इस चुनावों के लिए, इस त्योहार के लिए क्या लिखा है जिसके जरिए आप हमारी जनता तक, मैनपुरी की ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं? नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी के लिए। जहाँ से याद आ रहा सुनिएगा, ये मैनपुरी की आवाज़ है। चलो बात करेंगे हम मैनपुरी के मर्जी की, चलो बात करेंगे हम मैनपुरी के मर्जी की, सब्जी बेचने वाले की, कोने के उस दर्जी की, सब्जी बेचने वाले की, कोने के उस दर्जी की। नेताजी, जब तुम वोट मांगने आओगे
नेताजी, हाँ नेताजी, जब तुम वोट मांगने आओगे तब पूछेंगे तुमसे हम अपनी उस अर्जी की, तब पूछेंगे तुमसे हम अपनी उस अर्जी की। क्या मिला मुझको, क्या मिला मुझको, मैं बोल रही हूँ मैनपुरी। क्या मिला मुझको, मैं बोल रही हूँ मैनपुरी। और वोट डालने का समय है, तो जहाँ से याद आ रहा सुनिएगा। मतदान करो, मतदान करो, बजने लगी है घंटी। मतदान करो, बजने लगी है घंटी। वोट डालने जाती भाभी और आंटी, वोट डालने जाती भाभी और आंटी। गरीबी, बेरोजगारी, हेल्थ इशू की ना बात करो। गरीबी, बेरोजगारी, हेल्थ इशू की ना बात करो। मुफ्त मिलेगा राशन, 5 साल की है गारंटी। मुफ्त मिलेगा राशन, 5 साल की है गारंटी। बहुत खूब, बहुत खूब। और यही वो लाइनें हैं जो हमको समझाती हैं कि हमें कहाँ संभलना है, कितना संभलना है। कुछ नेताओं से भी तारक जी आप अपील करेंगे? नेताओं के साथ साथ मेरे सामने ये जो मेरी युवा पीढ़ी बैठी है, एनडीटीवी के इस आयोजन की ये पहल सार्थक हो, इसलिए आप सबसे इन 4 पंक्तियों के साथ मैं एक निवेदन करता हूं। एक ये आह्वान है, हम सब देख रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के हम सब नागरिक हैं, लेकिन हमारे इस लोकतांत्रिक पद्धति में कुछ चीजें घुन की तरह धीरे धीरे इसे खोखला कर रही हैं। उनमें से एक विकृति है कम मतदान होना। हम लोग घर से नहीं निकलते, तो यहां जो युवा मेरे साथ बैठा है और जो मुझे सुन रहे हैं, सबसे मेरी इन 4 पंक्तियों के साथ ये एक निवेदन है कि ये जो उदासीनता है मतदान करने के प्रति, इसको समाप्त करें। कि आओ आओ इस गहरी निराशा की निशा का अंत कर दें। आओ इस गहरी निराशा की निशा का अंत कर दें और व्याकुल विश्व को संवेदना का भाव स्वर दें। दीप्तिमय कर दें धरा, आकाश में आलोक भर दें। आओ तम के भाल पर हम ज्योति के कुछ दीप धर दें। वोट में देने चला हूं, तुम भी पग में पग मिला दो। एक बटन मैं दबा दूं, एक बटन तुम दबा दो। बहुत खूब, बहुत खूब। फरमान, मुद्दों की बात ब्रेक से पहले हो रही थी आम जनता से। वाकई क्या मुद्दे अपील करते हैं, चेहरे अपील करते हैं, पार्टियां अपील करती हैं या आइडियोलॉजी अपील करती है? आप युवा वोटर भी हैं, क्या समझते हैं आप? जो आज का माहौल है, मैं उसे अपनी इस पंक्तियों में पिरो के लाया हूं और आपके समक्ष रख रहा हूं। जात धर्म मजहब को छोड़ो, बस इंसान की बात करो। जात धर्म मजहब को छोड़ो, बस इंसान की बात करो। सरहद के उस पार से हमको अब ना कोई मतलब है। पाकिस्तान की छोड़ो, पहले हिंदुस्तान की बात करो। पाकिस्तान की छोड़ो, पहले हिंदुस्तान की बात करो। पूरी दुनिया में भारत की अब तो ऊंची शान करो। पूरी दुनिया में भारत की अब तो ऊंची शान करो और देश के हित में ही अब जाकर तुम मतदान करो। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप इस इलेक्शन कार्निवल से जुड़े।